नमस्कार, मैं विपिन कुमार। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैं इंडियन पॉलिटी, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के एक टॉपिक को चर्चा किया था, जिसमें मुख्य रूप से मैं भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था को समझने के लिए जो बुनियादी चीज है, जो मैं मानता हूं कि वो संसदीय प्रणाली है। क्योंकि जो मेरा सिस्टम है, मेरे भारत का जो शासन व्यवस्था है वो संसदीय प्रणाली, तो संसदीय प्रणाली को समझना आवश्यक है। दोस्तों, हम लोग आज से चैप्टर वाइज सिलेबस को हम लोग कवर करेंगे और बेहतरीन ढंग से इंडियन पॉलिटी को हम लोग समझेंगे। तो आज मैं मुख्य रूप से एक सिलेबस को कवर करता हूं, एक सिलेबस को लेके चलता हूं, और मैं उस सिलेबस को जो चयन किया हूं वो जेपीएससी का सिलेबस को चयन किया हूं। झारखंड पब्लिक के लोग जो कमीशन है उनका सिलेबस को मैं कवर किया हूं। उसमें सारा पॉलिटिकल को सारा शामिल किया गया है, जो इंडियन पॉलिटी है वो सारा शामिल किया गया है। यदि इस सिलेबस को हम लोग कवर करते हैं तो इससे नीचे के जितने भी एग्जाम हैं, जैसे कि एसएससी है, रेलवे है, ठीक है, टेट है, सी टेट है, जितने तरह का अन्य प्रतियोगिता परीक्षा है, जेसीसी है, तो ये सारे परीक्षाओं में जीएस के रूप में जो पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी है वो सारा कवर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों, मैं आज सिलेबस को शुरुआत करता हूं। आज से वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। हम लोग काफी बारीकी से इंडियन पॉलिटी को समझने वाले हैं। तो मैं सिलेबस के लिए मैं बताना चाहूंगा कि टेलीग्राम में आप जाइए और डीडी ज्ञान दर्पण को आप ज्वाइन करें और वहां पे आपको सिलेबस मिल जाएगा दोस्तों। बाकी और संबंधित इससे पीडीएफ और कुछ क्विज में आप शामिल होना चाहते हैं, इससे और संबंधित और ज्ञान बढ़ाना चाहते हैं, तो आप डीडी ज्ञान दर्पण को टेलीग्राम में जाके आप ज्वाइन कर लें, उनको सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, ठीक है। तो चलिए, आप सिलेबस को वहां से डाउनलोड कर लेंगे। मैं आज से शुरू करता हूं जेपीएससी का इंडियन पॉलिटी, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, जो काफी लंबा चौड़ा है। तो आज जो हम लोग शुरू करते हैं इंडियन पॉलिटी राज्य व्यवस्था का जो है, उसमें दो खंड है दोस्तों। एक खंड है भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था और दूसरा है लोक प्रशासन एवं सुशासन। ये मेंस का सिलेबस में बता रहा हूं। मैं मेंस का सिलेबस को फोकस करूंगा, ठीक है, मुख्य परीक्षा का सिलेबस को फोकस करूंगा, जिससे आपको प्री प्रारंभिक परीक्षा का भी सिलेबस आपको कवर हो जाएगा। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है, एकदम फर्स्ट टॉपिक जो है वो है आपका भारतीय संविधान की प्रस्तावना। तो मैं आज भारतीय संविधान की प्रस्तावना को शुरुआत कर रहा हूं, ठीक है। चलिए, प्रस्तावना, प्रियम्बल, हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रियम्बल, प्रस्तावना। प्रस्तावना को क्या क्या बोल सकते हैं, जैसे कभी कभी हम इसको उद्देशिका भी बोलते हैं, ठीक है। तो प्रस्तावना को हम प्रियम्बल, उद्देशिका और प्रस्तावना तो है, ये इनका नाम है, ठीक है। तो हम लोग आज जानेंगे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में हम लोग फुल वीडियो हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। यदि इस वीडियो में पूरा नहीं हो पाएगा तो मैं अगला वीडियो पार्ट 2 करके मैं दूंगा, ठीक है, लेकिन वो डिटेल से पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे विस्तार से। चलिए, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना को समझना है दोस्तों। देखिए, फर्स्ट जो चैप्टर है भारतीय संविधान की प्रस्तावना है। तो दोस्तों, हमारा जो संविधान है, भारतीय संविधान है, ठीक है, संविधान मतलब सर्वोच्च विधान, सर्वोच्च कानून, ठीक है। तो जो भारत का जो शासन व्यवस्था चलता है वो एक लिखित दस्तावेज है, एक लिखित पुस्तक है, समझिए, विधि का एक पुस्तक है जो संविधान है ना। तो संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा, सभी जानते हैं। 5 रुपये वाला किताब में भी रहता है कि भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा। तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन जो संविधान बनने में लगा, उस संविधान का पुस्तक में क्या क्या शामिल किया गया है, आखिर 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में क्या क्या लिखा गया दोस्तों, हमारा संविधान जो है, भारत का संविधान जो है, वो विश्व का सबसे बड़ा, लंबा, ऊंचा, विशाल संविधान है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ऐसा यदि प्रश्न आता है कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान कौन है, विश्व का सबसे लिखित संविधान कौन है, विश्व का सबसे विशाल संविधान कौन है, विश्व का ऐसा कौन सा संविधान है जिसमें अनुच्छेदों की संख्या सबसे ज्यादा है, तो इसका सारा का उत्तर होगा दोस्तों भारतीय संविधान। मतलब आज से हम लोग विश्व का सबसे व्यापक देश का संविधान को पढ़ने
का काम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में जो हमारा संविधान लिखा गया, उस संविधान में क्या क्या लिखा गया वो हम पढ़ने वाले हैं। और वो जो शुरुआत होता है वो शुरुआत होता है प्रस्तावना से, प्रियम्बल से। प्रस्तावना जो है वो आरंभिक पाठ है, शुरुआत का पाठ है। ठीक है, प्रस्तावना क्या है अब हम देखते हैं। देखिए, प्रस्तावना को प्रियम्बल भी बोल दिए हम, उद्देशिका भी बोल दिए हम भारत के लोग भारत को एक ऐसा जो शुरुआत होता है वही प्रस्तावना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग तब टॉपिक वाइज हम लोग चर्चा करेंगे। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं फास्ट पढ़ा रहा हूं, और दूसरी बात है मुझे फास्ट पढ़ने का आदत भी है। ठीक है, चलिए पहला हम लोग चर्चा करेंगे कि भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना है वो प्रस्तावना आखिर है क्या। देखिए दोस्तों, प्रस्तावना मतलब प्रियम्बल, उद्देशिका। ठीक है, देखिए प्रस्तावना जो है हमारा भारतीय संविधान का जो है वो कह सकते हैं एक आदर्श है। भारतीय संविधान का एक है वो परिचय पत्र है। भारतीय संविधान क्या है यदि इसको समझना है संक्षिप्त में, तो भारतीय संविधान का आप प्रस्तावना को पढ़ लीजिए। मतलब संविधान के आदर्शों को, सिद्धांतों को, मूल्यों को शामिल किया गया हमारा प्रस्तावना में। तो दोस्तों हम संक्षिप्त शब्दों में समझ लिए हैं कि प्रस्तावना क्या है। तो प्रस्तावना कह सकते हैं कि संविधान का आदर्श है, संविधान का सिद्धांत है, संविधान का मूल्यों को समाहित किया गया है, और संविधान क्या कहना चाहता है उसका एक संक्षिप्त है, छोटा है, छोटा रूप है। ठीक है, जैसे दोस्तों एक विचारक हुए हैं, उसका नाम है नाना पालकी वाला। ठीक है, नाना पालकी वाला। नाना पालकी वाला ने भारतीय संविधान को बोला कि ये जो है वो संविधान का परिचय पत्र है। मतलब प्रस्तावना को इन्होंने संविधान का परिचय पत्र कहा। बहुत हिट प्रश्न दोस्तों, सीटेट 2013 में पूछा हुआ प्रश्न है। जो टेट का तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें प्रश्न पूछा हुआ है कि किसने संविधान को, ठीक है, किसने संविधान को प्रस्तावना, सॉरी दोस्तों, किसने संविधान की प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा। तो नाना पालकी वाला ये संविधान विशेषज्ञ थे, इन्होंने प्रस्तावना को संविधान का क्या कहा, परिचय पत्र कहा। दूसरा दोस्तों अर्नेस्ट बारकर इनका पूरा नाम है। इन्होंने प्रस्तावना को बोला कि संविधान का जो है ये है वो कुंजी नोट है। ठीक है, कुंजी नोट है ये हमारा भारतीय संविधान का जो है प्रस्तावना जो है वो कुंजी नोट है। चलिए दोस्तों, हम प्रस्तावना क्या है इसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो प्रस्तावना जो है वो संविधान का जो है वो आदर्श है, संविधान का एक है वो लघु रूप है। भारतीय संविधान क्या कहना चाहता है उसका संक्षिप्त रूप है प्रस्तावना। और प्रस्तावना को है वो नाना पालकी वाला कहते हैं कि ये संविधान का जो है वो परिचय पत्र है। दूसरी और है बारकर, अर्नेस्ट बारकर जो है वो कहते हैं कि ये कुंजी नोट है। ठीक है, ऐसे और विचारक हुए दोस्तों जो प्रस्तावना को अपने अपने शब्दों में उनको संबोधन किए हैं। यहां तक ये याद रखेंगे दोस्तों, हमारे प्रस्तावना जो है संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। देखिए दोस्तों, संविधान की आत्मा जो यदि पूछा जाए कि भारतीय संविधान, ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा जाता है, किस अनुच्छेद को, राइट, किस आर्टिकल को, तो इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महोदय ने संविधान के, इसको क्या कहा, आत्मा कहा, संविधान का हृदय कहा। ऐसा प्रश्न आ जाए कि भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है, तो इसका सटीक उत्तर होगा दोस्तों प्रस्तावना। मतलब अनुच्छेद पूछे तो आर्टिकल 32, ठीक है, और अधिक पूछे किस भाग को तो प्रस्तावना। ठीक है, तो प्रस्तावना को भी संविधान की आत्मा कहा जाता है। ठीक है, चलिए, तो हम लोग समझ चुके हैं कि प्रस्तावना क्या है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों, काफी। चलिए दोस्तों, प्रस्तावना क्या है हम समझ चुके हैं। अब अगला हम शुरू करने वाले हैं वो है आपका इतिहास। इतिहास कहने का मतलब है कि प्रस्तावना का इतिहास, प्रस्तावना आया कहां से, कौन सा देश ने सबसे पहले प्रस्तावना की अवधारणा को शुरुआत किया। तो दोस्तों प्रस्तावना जो है
भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना जो है वो भारतीय संविधान सभा के जो सदस्य हैं उनके दिमाग की उपज है दोस्तों, यदि कहा जाए तो ये। लेकिन हाँ, ये जो अवधारणा जो है वो किसी और देश से प्रभावित भी है। हम पहले समझते हैं कि प्रस्तावना को कहां से लिया गया है, प्रस्तावना आया कहां से है। दोस्तों, विश्व का पहला देश जो है वो अमेरिका है, जिन्होंने अपने संविधान में प्रस्तावना को शामिल किया। ठीक है, प्रस्तावना को शामिल करने वाला पहला कंट्री कौन है? अमेरिका जो है वो अपने देश के संविधान में प्रस्तावना को सबसे पहले शामिल किया। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब प्रस्तावना जो है वो हम भारतीय संविधान से ही भारतीय संविधान में जो ग्रहण किए हैं वो हम अमेरिका से ग्रहण किए हैं। मतलब इससे दो प्रश्न बनते हैं दोस्तों, बहुत हिट प्रश्न। पहला प्रश्न बनता है कि देखिए, पहला प्रश्न बनता है विचार, दूसरा भाषा। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, यदि ऐसा प्रश्न आता है, देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना का विचार किस देश से लिया गया है, तो ये उत्तर होगा अमेरिका। लेकिन ऐसा प्रश्न आता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा किस देश से लिया गया है, तो ये उत्तर होगा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। आप इसमें गड़बड़ नहीं करेंगे, बहुत माइनर फैक्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। मतलब विचार जो लिया गया है वो अमेरिका से लिया गया है और प्रस्तावना की जो भाषा लिया गया है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और विश्व का पहला देश जो प्रस्तावना को शामिल किया अपने संविधान में वो है अमेरिका दोस्तों। चलिए, ये हम समझ चुके हैं। अब हम देखते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में आते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना का इतिहास क्या है। देखिए दोस्तों, हम क्रमबद्ध समझेंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है वो प्रस्तावना होना चाहिए संविधान में, इस बात को सबसे पहले यहां बोला गया था नेहरू कमेटी द्वारा। नेहरू समिति दोस्तों, नेहरू समिति मतलब भारतीय संविधान में प्रस्तावना की जो अवधारणा को तैयार किया वो नेहरू समिति ने किया। और नेहरू समिति बना था 1928 ईस्वी में। 1928 ईस्वी में नेहरू समिति जब बना था तो अपने रिपोर्ट में ये बताया थे, ये रिपोर्ट में प्रस्तावना होना चाहिए, ये बात को शामिल किया गया था। इनके रिपोर्ट में बहुत सारे बातों को शामिल किया गया था, जैसे भारत का प्रणाली जो होगा वो संसदीय होगा, संघात्मक होगा, मौलिक अधिकार को होना चाहिए, ठीक है, डेमोनियन व्यवस्था होना चाहिए। ऐसे ऐसे बातों को ये पूरा शामिल किया गया था, जिसमें मुख्य एक बात है कि उन्होंने कहा था कि प्रस्तावना होना चाहिए संविधान में। ठीक है, तो नेहरू कमेटी 1928 में जो बनी, उन्होंने ही संविधान में प्रस्तावना की सिफारिश किया था। ठीक है, तो 1928 में बना। देखिए दोस्तों, से पूछता भी है कभी कभी कि नेहरू कमेटी के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, नेहरू मतलब पता नहीं चल पा रहा है जवाहरलाल नेहरू या मोतीलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू या मोतीलाल नेहरू। लेकिन नेहरू समिति जो 1928 है, इसके अध्यक्ष थे कौन? मोतीलाल नेहरू। और इसके सचिव थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। राइट दोस्तों, 1928 में नेहरू समिति का गठन हुआ और इसके अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू और इसके सचिव थे, उनके पुत्र थे जवाहरलाल नेहरू, वे उनके सदस्य थे। ठीक है, ये कंप्लीट है। अब देखिए दोस्तों, संविधान सभा की जब तृतीय बैठक हुई, संविधान सभा की तृतीय बैठक 13 दिसंबर 1946 ईस्वी में हुई। उस दिन जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिका मतलब प्रस्तावना, उद्देशिका प्रस्ताव को पेश किया था आपका संविधान सभा में। ठीक है, प्रश्न बनता भी है कि प्रस्तावना को संविधान में कब पेश किया गया, उद्देशिका प्रस्ताव को कब पेश किया गया, तो इसका उत्तर होगा 13 दिसंबर 1946, संविधान सभा की तृतीय बैठक। कभी कभी ऐसा भी पूछे दोस्तों कि संविधान में, ठीक है, संविधान सभा में उद्देशिका को पेश किया गया। ठीक है, ऑप्शन रहेगा संविधान सभा की पहली बैठक में, द्वितीय बैठक में, तृतीय बैठक में, या इनमें से सभी या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है, संविधान सभा की तृतीय बैठक। थोड़ा सा हम आपको बताते हैं क्लियर से। संविधान सभा की पहली बैठक, संविधान सभा की द्वितीय बैठक, संविधान सभा की तृतीय बैठक। ठीक है, 9 दिसंबर, कितना? 9 दिसंबर। दूसरा दोस्तों, 9 के बाद होता है 10, 10 के बाद होता है 11, एक छोड़ देंगे। ठीक है, तो 9 के बाद 10, 10 को छोड़ दिए, लिख दिए 11, 10, 11। 9 के बाद 10, 10 को छोड़ दिए 11, 11 बाद 12, 12 को छोड़ते हैं 13, मतलब एक छोड़ के दोस्तों। ठीक है, संविधान सभा की
पहली बैठक 9 दिसंबर 1946, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली के पुस्तकालय भवन में संपन्न हुई। द्वितीय बैठक 11 दिसंबर 1946, तृतीय बैठक 13 दिसंबर 1946। तो संविधान सभा की 3 बैठक दोस्तों आप कंठस्थ याद कर ले, कई प्रतियोगिता परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक, 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की द्वितीय बैठक और 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तृतीय बैठक संपन्न होगी। अब देखिए दोस्तों, ये संविधान सभा जो बैठक हुई थी उसमें कुछ खास बातें हैं प्रथम, द्वितीय, तृतीय में, थोड़ा सा हम लोग तुरंत देख लेते हैं। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की जब पहली बैठक हुई थी संविधान ये दिल्ली के पुस्तकालय भवन में, उस दिन की खास बात यह दोस्तों कि इस बैठक में संविधान सभा का एक अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया, एक अस्थायी अध्यक्ष चुना गया और ये अस्थायी अध्यक्ष चुना गया डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, ये संविधान सभा की पहली बैठक की विशेषता हो गया दोस्तों। दूसरी, संविधान सभा की द्वितीय बैठक 11 दिसंबर 1946, इस दिन की विशेषता है कि संविधान सभा का एक अस्थायी अध्यक्ष मिल गया। तो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष या संविधान सभा का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। कब दोस्तों? 11 दिसंबर 1946 दिन संविधान सभा की द्वितीय बैठक। तृतीय बैठक दोस्तों जिस पर भी हम चर्चा कर रहे हैं, तृतीय बैठक 13 दिसंबर 1946 को। इस दिन की मुख्य बातें हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देशिका प्रस्ताव पेश किया संविधान में। तो ये बात है दोस्तों, ये हम इसके बारे में चर्चा कर रहे थे। ठीक है, इस दिन को पेश किया गया प्रस्तावना को संविधान सभा में, लेकिन इसको विचाराधीन रखा गया, तुरंत पास नहीं किया गया। और प्रस्तावना को जो स्वीकार किया गया दोस्तों वो दिन था 22 जनवरी 1947। ये मतलब 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने उद्देशिका प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया या पास कर दिया गया। ठीक है, तो इसमें क्या प्रश्न बनता है दोस्तों कि प्रस्तावना की अवधारणा किसने तैयार किया? तो नेहरू समिति ने। नेहरू समिति कब तैयार किया गया था? 1928 में। नेहरू समिति के अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू। नेहरू समिति के सचिव कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिका प्रस्ताव को कब पेश किया? तो दोस्तों 13 दिसंबर 1946। ठीक है, कब पास किया गया? तो 22 जनवरी 1947। दोस्तों ये हुआ संक्षिप्त इतिहास कि प्रस्तावना को किस तरह संविधान में लाया गया। चलिए दोस्तों, 22 जनवरी 1947 को प्रस्तावना में संविधान में प्रस्तावना को शामिल किया गया। चलिए ये क्लियर दोस्तों, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, काफी महत्वपूर्ण ये है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, इसको हम मिटाते हैं। हम इतिहास समझ चुके हैं और इतिहास के माध्यम से हम संविधान में प्रस्तावना को फिट कर दिए हैं। ठीक है, संविधान में प्रस्तावना आ चुका है। ठीक है, अब आने के बाद दोस्तों जब आ गया, अब अगला देखते हैं दोस्तों। मैंने पहला बताया प्रस्तावना क्या है, दूसरा बताया हम इतिहास के बारे में, इसके अब तृतीय बताते हैं हम प्रस्तावना के बारे में कि प्रस्तावना की स्थिति। ठीक है, आखिर स्टेटस क्या है हमारा संविधान में प्रस्तावना का। स्थिति, चलिए हम स्थिति देखते हैं प्रस्तावना की। दोस्तों 26 जनवरी 1950 को मेरा संविधान जो है वो पूर्ण रूपेण लागू हुआ। मतलब संविधान का जितना भी आर्टिकल है, अनुच्छेद है, भाग है, वो पूर्ण रूपेण जो है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया। उसके बाद हम देखते हैं प्रस्तावना में क्या हुआ। ठीक है दोस्तों, जब 26 जनवरी 1950 को जब मेरा संविधान लागू हुआ, उसके बाद क्या हुआ कि प्रस्तावना को लेकर विवाद खड़ा हो गया। विवाद क्या था? विवाद का प्रश्न एक ही था कि क्या प्रस्तावना जो है क्या वो संविधान का अंग है, क्या संविधान का भाग है। अब देखिए दोस्तों, संविधान में डाला गया प्रस्तावना को, संविधान का पहला जो पृष्ठ है वो प्रस्तावना ही है। प्रस्तावना को आप पढ़ेंगे, उसके बाद ही आगे अब पूरा भाग में जाएंगे। अब प्रश्न उठता है कि क्या प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग है। अब एक मुद्दा है दोस्तों, ये विवाद है। क्या विवाद है? देखिए, इससे संबंधित 2 फैसले हैं दोस्तों, और दोनों फैसले
बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या फैसले हैं देखिए, जब 1950 को जब मेरा संविधान लागू हो गया, उसके बाद 1950 से लेकर 1960 तक ये रहा कि क्या प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग है और हिस्सा है। यदि भाग है तो क्या पार्लियामेंट संसद जो है वो अनुच्छेद 368 के तहत उसको प्रस्तावना में संशोधन कर सकता है। ये एक विवाद का विषय था दोस्तों, ठीक है। तो इसी विवाद को लेके 1960 में एक विवाद आया, वो है बेरूबानी वाद, या केस कर सकते हैं या मामला कर सकते हैं, बात बराबर है, ठीक है। बेरूबानी वाद 1960 एक केस है दोस्तों, एक वाद है जो 1960 में आया था। इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का अंग नहीं है, प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग नहीं है। अब बताइए दोस्तों, प्रस्तावना जब संविधान का भाग नहीं है तो भाई पार्लियामेंट जो हमारा है, संसद है, वो तो अनुच्छेद 368 का प्रयोग करके इसमें संशोधन तो नहीं कर सकता है। जब उसका हिस्सा ही नहीं है संविधान का, तो उसमें संसद कोई अधिकार नहीं कि उसमें कोई संशोधन कर दे। इसीलिए 1960 तक प्रस्तावना में कोई संशोधन हुआ ही नहीं, ठीक है। लेकिन यही केस, ऐसा ही मामला, यही विषय को लेकर एक और वाद आया, वो था हमारा 1973 केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारती वाद 1973, ठीक है, 1973। देखिए दोस्तों, 1960 का बेरूबानी वाद में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग या हिस्सा नहीं है, लेकिन यही जब मामला 1973 में गया, केशवानंद भारती वाद में आया, तो अपने पूर्ववर्ती निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय ने पलट दिया। मतलब 1960 का जो बेरूबानी में जो फैसला दिया गया था उसको पलट दिया और कहा कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग है, संविधान का हिस्सा है। बताइए दोस्तों, जब संविधान का हिस्सा हो गया तो अनुच्छेद 368 के तहत संसद जो है वो क्या कर सकता है, प्रस्तावना में संशोधन कर सकता है, ठीक है। दो वाद को आप दिमाग में रख ले। इसमें बताया गया कि भाग नहीं है, मतलब संविधान का भाग नहीं है, और इसमें बताया गया भाग है, संविधान का भाग है, ठीक है। ये दो बातें महत्वपूर्ण है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, मैं मिटाने वाला हूं। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे देखते हैं, जब संविधान का अंग बन गया प्रस्तावना, इसके बाद क्या हुआ, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, देखिए दोस्तों, जब संसद को यह मिल गया अधिकार कि उसमें संशोधन कर सकता है, जो संविधान का वो हिस्सा बन गया, तो भाई संसद अपना अधिकार का प्रयोग करने लगा, ठीक है। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी 1976 में प्रस्तावना में पहली बार संशोधन किया। दोस्तों याद रखेंगे, प्रस्तावना में अभी तक एक ही बार संशोधन हुआ है, एकमात्र बार संशोधन हुआ है, पहली बार संशोधन हुआ है, अंतिम बार संशोधन हुआ है। यदि ऐसा प्रश्न आता है तो उसका उत्तर होगा 42वां संविधान संशोधन 1976। प्रस्तावना में एकमात्र बार संशोधन हुआ है, वो है 42वां संविधान संशोधन 1976। देखिए 42वां संविधान संशोधन 1976। देखिए दोस्तों, 1973 से पहले तो प्रस्तावना में संशोधन नहीं हो सकता था, ठीक है। लेकिन जब 1973 में यह फैसला आया तो संसद को यह अधिकार मिल गया कि उसमें वो संशोधन कर सकता है। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत प्रस्तावना में पहली बार संशोधन किया गया, और प्रस्तावना में संशोधन करके 3 शब्दों को जोड़ा गया। और इन 3 शब्दों को हम लोग याद रखेंगे दोस्तों, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि वो 3 शब्द कौन कौन थे, या फिर इनमें से कौन सा शब्द 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है, नहीं जोड़ा गया है, ऐसा प्रश्न आपको पूछ सकता है। देखिए 3 शब्द क्या क्या जोड़ा गया। पहला जो है, आगे पीछे हो सकता है, पहला जो है वो है समाजवाद, ठीक है। दूसरा जो है
वो है पंथ निरपेक्ष, और तीसरा जो है वो है अखंडता। देखिए दोस्तों, प्रस्तावना में पहली बार, एकमात्र बार, अंतिम बार 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत प्रस्तावना में संशोधन किया गया है। प्रस्तावना में 3 शब्दों को जोड़ा गया है। कौन कौन शब्दों को जोड़ा गया है? पहला समाजवाद, दूसरा पंथ निरपेक्ष, तीसरा अखंडता। ठीक है, मतलब दोस्तों क्या है कि 1976 से पहले प्रस्तावना में 3 शब्द नहीं थे। 3 शब्दों को बाद में संशोधन कर को जोड़ा गया, मतलब मूल संविधान में ये 3 शब्द नहीं थे। ठीक है, आप 3 शब्दों के बारे में समझते हैं कि समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। देखिए दोस्तों, पंथ निरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष, यदि धर्मनिरपेक्ष कहा जाए तो गलत होगा। प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं जोड़ा गया है। प्रस्तावना को आप गहन से पढ़ेंगे तो प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष को जोड़ा गया है, और पंथ निरपेक्ष मेरा संवैधानिक शब्द है। ठीक है, तो पंथ निरपेक्ष को जोड़ा गया है, ना कि धर्मनिरपेक्ष को। आप गलत नहीं करेंगे। यदि ऐसा ऑप्शन आता है, ठीक है, तो आप पंथ निरपेक्ष को ही सिलेक्ट करेंगे, ना कि धर्मनिरपेक्ष को। धर्मनिरपेक्ष को जोड़ा गया, ना कि पंथ निरपेक्ष को जोड़ा गया है, ना कि धर्मनिरपेक्ष को। ठीक है, चलिए समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। देखिए दोस्तों, समाजवाद जो शब्द है भारत में वो नेहरू से प्रभावित था। नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जो है वो भारत में समाजवाद के प्रतिपादक कहे जा सकते हैं, समाजवाद के अग्रदूत कहे जा सकते हैं, जो संविधान सभा से लेकर भारत में, आधुनिक भारत में समाजवाद का वकालत किए। ठीक है, दूसरा पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का भी वकालत करने वाले हमारे नेहरू ही थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंथ निरपेक्ष शब्द को किया, अनेकता में एकता की बात किया, सभी धर्मों को समानता की बात की, तो वो नेहरू से प्रभावित थे। अगला अखंडता। अखंडता जो शब्द है दोस्तों वो पटेल से, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है उनसे प्रभावित है हमारा अखंडता। इसीलिए भारत में राष्ट्रीय एकता अखंडता दिवस मनाया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस पर। दोस्तों ये याद रखेंगे। ठीक है, ये 3 शब्दों को जोड़ा गया, और ये शब्द किससे प्रभावित है। अब दोस्तों इस शब्द का अर्थ को समझा देते हैं कि समाजवाद का अर्थ क्या होता है। ठीक है, समाजवाद का अर्थ क्या होता है? समाजवाद कहने मतलब दोस्तों देखिए, समाजवाद का 2 अर्थ हो सकता है। ठीक है, लेकिन जो प्रस्तावना में जो इसका अर्थ है, इसका अर्थ होता है कि देश की अर्थव्यवस्था, जब देश की अर्थव्यवस्था एक निजी व्यक्ति ना चलाए, समाज चलाए, राज चलाए, सरकार का प्रभुत्व हो, तो वो समाजवाद कहलाता है। मतलब देश की अर्थव्यवस्था को संचालित करने का जिम्मा जब समाज को है, समाज को प्राप्त है, राज को प्राप्त है, तो कहेंगे समाजवाद। और जिस उल्टा दोस्तों, समाजवाद का उल्टा होगा पूंजीवाद। पूंजीवाद जैसा कि अमेरिका में है। ठीक है, तो समाजवाद कहने मतलब है कि जो अर्थव्यवस्था का स्वामित्व होगा, उद्योगों की स्थापना करने का जो अधिकार होगा, वो किसको होगा? समाज को होगा, सरकार को होगा। अगला दोस्तों पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष कहने का मतलब है, वर्ड तो धर्मनिरपेक्ष जैसा ही है, दोनों का लगभग सेम अर्थ निकलता है। पंथ निरपेक्ष करने का मतलब है कि राज का कोई अपना घोषित धर्म नहीं होगा, राज का कोई अपना राजकीय या राष्ट्रीय धर्म नहीं होगा, राज को कोई अपना धर्म नहीं होगा, और राज जो है वो किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं करेगा, सभी धर्मों को समान आदर्श के रूप में देखेगा, सभी धर्मों को समान व्यवहार करेगा। तो ये हो गया पंथ निरपेक्ष। अगला दोस्तों अखंडता। अखंडता मतलब है क्या? खंडित नहीं होने देना, खंड खंड में नहीं बंटना। जैसे भारत कहते हैं, भारत अखंडता है। अखंडता मतलब भारत के लोग, हम लोग सब जुड़े हुए हैं, हम खंडित नहीं हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि भारत है तो भारत का पूर्वोत्तर हिस्सा बोलेगा भैया हम चले जाते हैं चीन तरफ, नहीं, खंड खंड नहीं हो सकता है, एकता रहना चाहिए। ठीक है, तो इसका अर्थ हुआ अखंडता। चलिए दोस्तों, ये भी आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, मिटाने वाला हूं। दोस्तों अभी तक मैं क्या पढ़ाया वो मैं आपको क्लियर कर देना चाहूंगा। पहला बताया कि प्रस्तावना क्या है, ठीक है। दूसरा बताया प्रस्तावना का इतिहास। तीसरा बताया प्रस्तावना की स्थिति, और चौथा बताया संशोधन। देखिए दोस्तों, ये सारे बातों पर मैंने चर्चा किया और आपको कम समय में बेहतर तरीके से समझाने का प्रयत्न किया हूं, कोशिश किया हूं। देखिए
प्रस्तावना क्या है मैं बता दिया, प्रस्तावना की इतिहास क्या है मैं बता दिया, प्रस्तावना की स्थिति क्या बता दिया, संशोधन प्रस्तावना किस प्रकार हुआ ये बता दिया। प्रस्तावना बहुत संक्षिप्त है दोस्तों, आप लोग का वर्क ये है कि यदि आप और ज्यादा जानना चाहेंगे तो प्रस्तावना को पूरा एक बार पढ़ें। हम भारत के लोग क्या है, पूरे प्रस्तावना में कुछ शब्द दिए गए हैं और सारे शब्दों का अर्थ है दोस्तों, प्रमुख शब्द कह सकते हैं प्रस्तावना, जिससे न्याय, न्याय न्याय मतलब क्या होता है दोस्तों, न्याय कहां से लिया गया प्रस्तावना में, तो न्याय दोस्तों ये रूस से लिया गया है, जो रूसी क्रांति हुआ था 1917 में, इससे प्रभावित है दोस्तों मेरा ये न्याय। जैसे समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, ये शब्द प्रस्तावना में आपको मिलेंगे दोस्तों। ये शब्द जो तीनों शब्द हैं ये हमारा फ्रांस की क्रांति से लिया गया है, जो 1789 ईस्वी का जो फ्रांस की क्रांति हुआ था, फ्रांस से ये शब्द हमारे संविधान में प्रभावित है दोस्तों। ऐसे से और शब्द आपको मिलेंगे दोस्तों, प्रस्तावना को जब पढ़ेंगे तब तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो मैं एक बार अंतिम रूप से मूल्यांकन कर देता हूं, निष्कर्ष बता देता हूं। ठीक है, और प्रस्तावना में यही पढ़ना है दोस्तों, ज्यादा प्रस्तावना आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्या क्या प्रश्न बनता मैं सारे का क्लियर करवा दिया, एक बार मैं मूल्यांकन करवाता हूं। देखिए दोस्तों क्या है, तो प्रस्तावना क्या है दोस्तों, प्रस्तावना संविधान का क्या है, एक संक्षिप्त रूप है संविधान का, आदर्श संविधान का क्या है, मूल्य है, संविधान क्या कहना चाहता है वो प्रस्तावना में दिया हुआ है। ठीक है, अगला है दोस्तों इतिहास। तो इतिहास में बताया था कि प्रस्तावना को सबसे पहले अमेरिका के संविधान ने ग्रहण किया था। ठीक है, और हम जो प्रस्तावना का जो विचार है, भारतीय संविधान ने प्रस्तावना का जो विचार है अमेरिका से लिया है, बट प्रस्तावना का जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया दोस्तों। उसके बाद प्रस्तावना में भी बताया कि भारत में प्रस्तावना की अवधारणा को तैयार किया था नेहरू कमेटी ने। नेहरू कमेटी 1928 में बनी। नेहरू कमेटी के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, नहीं मोतीलाल नेहरू, और इसके सचिव थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, उद्देशिका प्रस्ताव या प्रस्ताव को पेश किया गया था हमारा संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को, और इसको पास कर दिया गया, इसको स्वीकृति मिला 22 जनवरी 1947 को। ठीक है दोस्तों, ये हो गया इतिहास। स्थिति बताए थे कि प्रस्तावना का वाद चला। ठीक है, प्रस्तावना विवाद का विषय रहा। तो 1960 में बेरूबानी यूनियनवाद 1960 में कहा गया कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का हिस्सा, संविधान का भाग नहीं है। ठीक है, वही फिर 1973 की कृष्णनंदन भारतीवाद में कहा गया कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का क्या है, भाग है, हिस्सा है। जब हिस्सा है तो संशोधन कर सकता है। इसीलिए संविधान में एकमात्र पहली बार, अंतिम बार 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत प्रस्तावना में संशोधन किया गया और उसमें 3 शब्दों को जोड़ा गया, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया। ठीक है, समाजवाद और पंथनिरपेक्ष प्रभावित है पंडित जवाहरलाल नेहरू से, और अखंडता शब्द जो प्रभावित है वो है हमारा कौन, पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसको लौह पुरुष कहते हैं दोस्तों, उससे ये प्रभावित है। ठीक है, चलिए अब इसमें संशोधन, तो संशोधन अभी समझ गए दोस्तों, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत इसमें जोड़ा गया। दोस्तों इससे ज्यादा आपको प्रश्न प्रस्तावना में नहीं आ सकता है, मैं विश्वास दिलाता हूं, और इससे अधिक प्रस्तावना से संबंधित कोई विषय है तो मुझे कमेंट में करके बताएं कि सर प्रस्तावना से संबंधित ये विषय है, और यदि कुछ समझ में नहीं आया हो तो मुझे आप कमेंट करें, मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों अंत में बोलना चाहूंगा कि यदि आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी। ठीक है, और इस चैनल के माध्यम से आपको जेपीएससी का फुल्ली सिलेबस आपको बताया जाएगा, सिलेबस के अतिरिक्त तो उसको पूरा सिलेबस को कवर किया जाएगा, पूरा बताया जाएगा, और भी इसमें कई टीचर हैं दोस्तों। मैं मुख्य रूप से इस चैनल का स्पीकर हूं, और साथ ही साथ कि जैसे 2 पेपर हैं झारखंड जेपीएससी का, तो जेपीएससी का जो 2 पेपर है उसमें दोनों पेपर को कवर किया जा रहा है। अभी फर्स्ट में जो पेपर है जीएस का वो कवर किया जा रहा है, उसके बाद झारखंड का भी शुरुआत किया जाएगा, और टेट का भी क्लास इसी में दिया जाएगा। और जब हमारा चैनल का सब्सक्राइबर 1000 से प्लस हो जाएगा तो आपको लाइव क्लास दिया जाएगा दोस्तों, टेट का अलग से, जेपीएससी का अलग से, ठीक है, और नेट का भी अलग से। दोस्तों आप किस चीज का तैयारी कर रहे हैं, आपका मेन फोकस क्या है, आपका मेन एम क्या है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। क्या एसएससी या रेलवे या जेपीएससी या जेएसएससी या नेट, या फिर किस चीज का तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, आप हमें जरूर कमेंट करके बताएं, जिससे मैं समझ सकता हूं कि आप किस चीज का तैयारी कर रहे हैं और आपको किस तरह का वीडियो चाहिए। दोस्तों मैं बहुत फास्ट बोल रहा हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपका समय ज्यादा ना ले, इसीलिए मैं फास्ट बोल करके जो महत्वपूर्ण बात है, जो फैक्ट है, ठीक है, मैं उनको बता रहा हूं। दोस्तों आप इनको अच्छा से सुने होंगे और समझे होंगे, तो मैं उम्मीद करता हूं और आशा भी करता हूं कि आपको वीडियो काफी अच्छा लगा होगा और काफी लाभदायक होगा। आप पुस्तक को पढ़िए, उसके बाद आधा घंटा का वीडियो में आप क्या सीखें आपको खुद समझ में आ जाएगा। दोस्तों लेते हैं अब विदा, धन्यवाद, बाय बाय, मिलते हैं नए वीडियो के साथ।